साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें आज का जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत में प्रवेश है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के जीएस की तैयारी भी शुरू कर दी गई है और हम लोग यहाँ पे रिवीजन करना शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का टॉपिक शुरू हुआ है यूरोपीय कंपनी का भारत में प्रवेश। तो साथियों अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। साथ ही शिक्षा जगत के सभी समाचार आप तक सबसे पहले समय से पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, जिसमें पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और डेन्स आते हैं। और आप सभी स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, इस आधार पे हम लोग समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। हम लोग पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसके कई सारे पार्ट आपको एग्जाम के पहले तक मिलेंगे। तमाम सब्जेक्ट का सारा चीज़ यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे, संगीत के साथ साथ और भी जो आपके जीएस के मटेरियल है सभी आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूँगा, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय नाविकों ने भारत के समुद्री रास्तों की खोज की थी। ठीक है, समुद्र के रास्ते से यूरोपीय भारत में आए थे व्यापार के दृष्टि से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं। ठीक है, तो क्या है हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाइज है। पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। हम लोग यहाँ पे देखे हैं एक चीज़, देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस तरह से देखिए कितनी कंपनी आई, 1 2 3 आपके, फिर 4 5। ठीक है, इस तरह से कई कंपनी आई और अंग्रेज़ों ने मिल करके जो भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था, उसको उन लोगों ने पूरे तरह से समझिए कि एकदम लूट करके ख़त्म कर डाला। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। कब? वास्को डी गामा ने 1498 में। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कालीकट में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। ठीक है, डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, डचों ने कब किया था? 1605 में। डेनिश ट्रेडिंग कंपनी ने 1616 ईस्वी में भारत पहुंची थी। ठीक है, डेनिश ट्रेडिंग कंपनी 1616 ईस्वी में भारत पहुंची थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आई थी। और ये जो तमाम कंपनी आई थी ये सभी अंग्रेजों की कंपनी थी। सब लोग मिल करके भारत को लूटे थे, एकदम इस ढंग से लूटे थे कि जिसका समझिए कि फाइनेंशियल असर अगर कहा जाए तो अब तक भारत को उसका नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप सभी एक ग्राफिक्स पे देख रहे हैं, बस समझने के लिए मैं यहाँ पे ग्राफिक्स लगाया हूँ। यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे होता है। देखिए ये भारत रहा आपका, समुद्री मार्ग से वो लोग, जल मार्ग से वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। बस एक समझने के लिए आपके दिमाग में इसको डाला गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। एजुकेशन गैंग में यूट्यूब एंड टेलीग्राम दोनों चैनल अवेलेबल है, आप दोनों जगह पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर कंसेप्ट गेस पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको हमेशा आते रहते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो जीएस कंटेंट मिला है या जो भी कंटेंट मिलता है वह आपकी एग्जाम के सिलेबस के अनुसार आपके लुसेंट और एनसीईआरटी के आधार पे ही मिलते हैं।
तो चलिए अगला पॉइंट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली। ठीक है। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। कब आया? भारत आगमन, भारत का आगमन। देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर लेगा, अक्सर कई पुस्तकों में आपको केवल 1498 ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डेट भी मिल रहा होगा, 17 मई। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। और भारत आगमन कब हुआ? 17 मई 1498 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन, जो स्थानीय शासक था। ठीक है, जब वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट बंदरगाह के तट पर जमोरिन ने स्वागत किया था, जो क्या था? स्थानीय शासक था, और इन्होंने उनका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, यानी कि जिसको फैक्ट्री कहा जाता है, कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में, कोची, जो अब कोची कहा जाता है। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री की स्थापना उसी कोची में किया था, जिसको कोचीन भी कुछ लोग बोलते हैं, वहाँ पे स्थापित की थी। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब? 1505 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, स्टार है। वैसे यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, सभी कंटेंट, सभी पॉइंट स्टार लगा लीजिएगा, सभी गेस पॉइंट है। किताबों के अंदर से छांट करके उतना ही मटेरियल आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना है। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय कब किसको? भारत में तंबाकू की कृषि यानी कि तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गोवा में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1556 वर्ष में। ठीक है, ईस्वी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है, और कहाँ पे होती है? तो गोवा में होती है। चलिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, यहाँ पे आपका ये टॉपिक रहा, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। खोजकर्ता का इस साइड में नाम है आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उस खोजकर्ता के द्वारा जो कंट्री खोजा गया था उसका राइट साइड में नाम है। तो हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा किस देश का खोज करते हैं? भारत का। कोलंबस अमेरिका का खोज करने का श्रेय इनको जाता है। कैप्टन जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया का। तस्मान को तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज का श्रेय जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज का खोज करने का श्रेय केप ऑफ गुड होप, जो अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ये भी पॉइंट पूछा जाता है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुना के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। चलिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, यानी कि कॉर्टेज आर्मेडा कार्बन सिस्टम भी इंग्लिश में कहा जाता है, कि प्रारंभ की थी। क्या? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद में जब भारत में व्यापार करने जो डच आए थे वो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, जो वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क, ये लिखा हुआ है, इनको माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक।
डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? जो डच आए थे वो भारत में किस वस्तु का व्यापार मुख्य रूप से करते थे? तो सूती वस्त्र का करते थे। चलिए यहाँ पे उसी पॉइंट को फिर से रिपीट हो गया टाइपिंग करते वक्त, फिर हालांकि ये स्टार पॉइंट है, इसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। नीनो डू कूना वायसराय काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच हॉलैंड, जो वर्तमान नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, के निवासी थे। यूरोपीय शक्तियों भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत 1961 तक यही रहे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी जो सबसे पहले 1498 में आई थी, वही भारत में सबसे लास्ट तक यानी 1961 तक ये अपना जो प्रभाव था भारत में जमा करके रहे थे। अगला पॉइंट हम लोग एक बार ये देख लेते हैं, जो हम लोग का लास्ट पॉइंट ही है। थोड़ा सा यहाँ पे ये है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन है। यहाँ पे कौन सी कंपनी कब आई थी, किस देश से आई थी, स्थापना कब की गई थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे रखी गई थी, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, देश क्या है? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो उस समय के उसका जो उपनाम है उस कंपनी का ये भी है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो सभी लोग जानते हैं, जो बहुत सारे बुक में मिलता है, उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही ज़्यादातर मिलते हैं। जो किस देश से आए थे? पुर्तगाल में। और स्थापना कब हुआ था? 1498 में। और भारत में कहाँ पे? कोचीन में। ठीक है, कोची। चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो ये ब्रिटेन से आती है 1600 ईस्वी में और ये सूरत में फैक्ट्री लगती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसको भी कहा जाता था। लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आती है 1600 ईस्वी में और सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, हॉलैंड से आती है 1602 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आती है 1616 ईस्वी में। त्रैम्बकार जो त्रावणकोर में अभी भारत में स्थित है। ठीक है, ये सब साउथ पार्ट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? फ्रांस से आती है 1664 से। ठीक है, सूरत से। आज आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जो ये कंपनियों का नाम है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि पुर्तगाली नाम है। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये पुर्तगाल से आया है। यहाँ पे पुर्तगाल, और पुर्तगाल से क्या बन रहा है? पुर्तगाली। ब्रिटेन से अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश को हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बताया जा रहा है। जो हॉलैंड है, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो इसको हॉलैंड से आप याद रखिएगा। डेनिश यानी कि डेनमार्क से डेनिश बन रहा है और फ्रांस से फ्रांसीसी बन रहा है। ठीक है, इस ढंग से हम लोग याद रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो पांचों कंपनियाँ भारत में आती है, तो 1498 में सबसे पहले आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में 102 साल बाद 1600 ईस्वी में आपका आता है। फिर उसके 2 साल बाद 1602 ईस्वी में ये हॉलैंड वाली कंपनी आती है। फिर उसके 14 साल बाद 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर उसके कुछ वर्षों के बाद आप देख रहे हैं, लगभग 50 वर्ष के आसपास, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आती है। और सबसे पहले जो कंपनी आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यही 1961 तक भारत में अपनी प्रभाव जमा करके रहती है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है जो आप कंपनियाँ आई है किस तरह से, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। उसी चीज़ को हम ऊपर में भी बता चुके हैं। सेम मटेरियल यही है जो आपको ऊपर में भी हम एक बार बता चुके, एक बार फिर से रिवाइज हो गया। यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट आप देख रहे होंगे कि यूरोपीय शक्तियों भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 इसमें प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत तक यही रहे। तो इस चीज़ को हम फिर दोबारा आपको रिवीजन करा दिए। ठीक है साथियों, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो आपके जितने भी पॉइंट है लूसेंट और एनसीईआरटी के आधार पे आपको सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमारे चैनल के साथ रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेंगे आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मिलेंगे। तो बस आपसे यही चाहेंगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
ताकि मुझे भी पता चले, और अगर किसी तरह की कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि उसको और अपडेट किया जा सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।